वेलकम टू कंपटीशन गुरु। आज से हम करेंगे पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ, आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, कंपटीशन गुरु के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। फिजिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, पंजाबी, सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपको कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, स्पेसिफिक मास्टर कैडर के लिए भी और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी। देखिए, आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप अज्यूम कीजिए कि एवरीवन इन अ ग्रुप ऑफ 36 पर्सन ड्रिंक टी और कॉफी और बोथ। ठीक है, 36 पर्सन का एक ग्रुप है। ठीक है, और उसमें या तो टी कॉफी या तो बोथ पीने वाले हैं ही है। ठीक है, टोटल 16 जो है वो टी पीते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो टी पीते हैं वो कितने हैं आपके पास? 16। ठीक है, 16 ऐसे हैं जो टी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, 9 ड्रिंक टोटल 16 ड्रिंक टी while 9 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 9 ऐसे हैं जो टी तो पीते हैं, ठीक है, बट कॉफी नहीं पीते। ठीक है, तो 9 ऐसे हैं जो टी तो पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते, और 16 ऐसे हैं जो टी पीते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पर्सन्स इन दिस ग्रुप ड्रिंक्स कॉफी बट नॉट टी। ऐसे कितने हैं जो कॉफी पीते हैं पर टी नहीं पीते हैं। देखिए, ग्रुप में टोटल 36% है। क्लियर है? ये आप टी वाले मान लीजिए, ये कॉफी वाले मान लीजिए। ठीक है, और 36 में से 36 या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिनमें से कोई दोनों नहीं करता। तो ये जो टोटल सेट आएगा दोनों का, इसमें टोटल 36 मेंबर होंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या बोला है? 16 कौन से हैं? जो इस टी वाले में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया में जितने भी आते हैं वो कितने हैं? 16 है। ठीक है, यहाँ पर 16 है, और 9 ऐसे हैं जो टी तो पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। तो 9 कौन से है? इस लाइन से उधर वाले मेंबर। ठीक है, यहाँ पर 9 है, फिर वहां पर 9 है आपके पास। तो देखिए, अगर आप 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास कौन सा वाला एरिया आएगा? 7। 7 आपके पास ये इंटरसेक्शन वाला एरिया आ जाएगा। जिस एरिया मतलब दोनों में के इंटरसेक्शन में, मतलब टी और कॉफी जो दोनों पीते हैं वो 7 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आपके पास वहां से आ जाता है। क्लियर है? क्योंकि 16 में से आप देखो, 16 पूरा का पूरा है, इनमें से 9 वो होंगे जो सिर्फ टी पीते हैं। तो इस सर्कल में थोड़ी आएंगे, कॉफी वाले सर्कल में नहीं आएंगे, उनको माइनस करेंगे तो 7 ही बचेंगे। 7 कौन से आए? जो इंटरसेक्शन में है। ठीक है, जो इंटरसेक्शन में है। फिर तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी पर्सन इन दिस ग्रुप ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। ऐसे कितने हैं जो कॉफी पीते हैं पर टी नहीं पीते। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? देखिए, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल तो आपके पास ये हो जाएंगे, देखिए 9 जो होंगे वो कौन से हैं? 9 कौन से हैं? 9 वो है जो इस वाले एरिया में आएंगे, जो सिर्फ टी पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। 7 वो हैं जो इंटरसेक्शन में आएंगे, अभी हमने निकाला, और बाकी जितने बचे वही होगा आपका आंसर, कि जो सिर्फ कॉफी पी रहे होंगे, जो सिर्फ इस वाले एरिया में आएंगे। ठीक है, वो आपके पास टोटल 36 आना चाहिए, क्योंकि टोटल मेंबर्स आपके पास 36 हैं। तो एक्स आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखिए, 36 माइनस 9 प्लस 7 इज 16। तो 20% आपके पास आ जाएंगे जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, टी नहीं पीते। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आप वेन डायग्राम का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कैसे प्लेन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो प्लेन जो होता है आपके पास, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? अगर 3 पॉइंट्स आपको पता है जो उस प्लेन पर है, तो उससे पास करने वाली जो है इक्वेशन प्लेन की कैसे फाइंड करते हैं? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देना है। कौन सा डिटर्मिनेंट? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और x3 माइनस x2, y2 माइनस y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देना है। x1 y1 z1 है आपके पास ये वाले पॉइंट, दिस आर x1 y1 z1। इसको x2 y2 z2 मान लीजिए। ठीक है, दिस इज x2 y2 z2, और ये पॉइंट है x3 y3 और z3। ठीक है, दिस इज x3 y3 z3।
जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो एक्स वाई और जेड वेरिएबल ही रहेंगे, यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं करेंगे, इनको आप वेरिएबल मान के चलेंगे और एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो जब वैल्यूज पुट की जाती है तो आपके पास 2 मिनट में आपका आंसर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट में x1 y1 z1 की वैल्यू और x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू पुट करनी है। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका यूज करके आप ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर पाएंगे। आई होप इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो आप। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन जो है आपको बहुत ही इजीली आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट इज हार्मोनिक सीरीज जो है, देखिए इसको हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। 1/1p, 1/2p, 1/3p। देखिए अगर इसको समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है, दिस इज n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1/n�p। ठीक है, ये जो सीरीज होती है, ये जो सीरीज आपकी बनती है इसको हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। और ये कब कन्वर्जेंट होती है, आपने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में, जब आपका p ग्रेटर देन 1 होता है तब ये कन्वर्जेंट होती है और p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होती है। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये फैक्ट पता है कि हार्मोनिक सीरीज p सीरीज टेस्ट से क्या होता है, तो p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगी और डाइवर्जेंट हो जाएगी p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑल अदर ऑप्शंस आर नॉट क्लियर। ठीक है, ऑल अदर ऑप्शन जो है आपके फॉल्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट होना था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए P और Q। देखिए ये जो आपके पास साइन होता है ये और का साइन होता है लॉजिक गेट्स में, इसको और से आप डिनोट करते हो। जितने भी लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं या गेट्स होते हैं इसको आप और से डिनोट करते हो। दिस इज P और Q। ठीक है, ये यूनियन की तरह पे काम करता है। इसका मीनिंग है या तो स्टेटमेंट P होगी, आइदर स्टेटमेंट P, आइदर P और Q, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक होगी ही होगी, ये कह रहा है ये। ठीक है, या तो P होगी या तो Q होगी। ठीक है, और दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक होगी ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नहीं होगा। अब देखो, अब इनमें से जो है कौन इसके इक्विवेलेंट है ये आपसे पूछा है। व्हाट इज दिस, P इंप्लाइज नॉट Q। क्या ये ऐसा इंप्लाई कर रहा है, P और Q दोनों भी तो हो सकते हैं। ठीक है, P एंड Q both can occur together। ठीक है, फिर भी ये ट्रू रहेगा P और Q। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, ये इंप्लाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बोला है नॉट P इंप्लाइज Q। देखिए अगर P नहीं होगा, नॉट P नहीं है तो कोई एक तो होनी चाहिए ना। अगर P आपके पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो Q तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है P और Q, उनमें से कोई एक तो होनी ही चाहिए। तो यस, ऑप्शन बी में जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है वो इसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, P और Q में से कोई एक होना चाहिए, या तो P नहीं है तो Q होना ही चाहिए, एक ही बात है। तो ये इसी को इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्लियर। ऑप्शन सी में बोला है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, लेकिन कि अगर P नहीं होगा तो Q भी नहीं होगा, फिर तो ये फॉल्स हो जाएगी P और Q वाली, क्योंकि एक तो होना ही चाहिए था। तो ऑप्शन सी भी आपका फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन सी भी फॉल्स हो जाता है। P इंप्लाइज Q, क्या दोनों का होना जरूरी है साथ में? नहीं, ए या तो P आपकी ट्रू हो जाए या तो Q ट्रू हो जाए। ठीक है, या तो दोनों हो जाए, ये चाहिए था आपको। तो ये भी तो आपके पास हो सकता है इसका मीनिंग किसी केस में। ठीक है, तो P जो है Q को इम्प्लाई करेगी, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। क्लियर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, x² + y² + 2ax = c और x² + y² + 2bx, यहाँ पे y होना चाहिए आपका। ठीक है, तो दो सर्कल्स आपके पास गिवन है। ठीक है, एक दूसरे को टच करते हैं, ये क्या कहा है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो फिर ये कोएफिशिएंट जो इनके हैं a, ठीक है, b और c, इनमें क्या रिलेशन होगा ये आपको फाइंड करना है। कोएफिशिएंट a, b और c में क्या रिलेशन होगा ये आपको फाइंड करना है। देखिए पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको कैसे लिख पाएंगे आप? देखिए इसका अगर आपने सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं सर्कल का? सेंटर क्या होता है सर्कल का? इसका सेंटर देखिएगा, इसका सेंटर आपके पास होगा
एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ और नेगेटिव, तो माइनस ए, और वाई का कोफिशिएंट तो 0 है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। क्लियर, ये इसका सेंटर हो जाएगा। और इसका सेंटर क्या हो जाएगा दूसरे सर्कल का, इसका सेंटर आपके पास हो जाएगा माइनस 0 कॉमा बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला कोफिशिएंट 0 है, वाई वाला बी है, तो 0 कॉमा माइनस बी, तो इनके सेंटर आ गए। अब रेडियस जो है इसकी भी फाइंड करेंगे और इसकी भी फाइंड करेंगे। इसकी रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी, रेडियस जो होती है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, स्क्वायर माइनस दिस सी, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस सी, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी। और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी आपके पास रेडियस हो जाएगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनका आप यूज करके सेंटर और रेडियस यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए, दो सर्कल्स अगर है तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखिए उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सेंटर्स के बीच का, वो इस टचिंग पॉइंट से ही होके गुजरेगा, जो लाइन सेगमेंट होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर्स के बीच का, दैट विल बी सम ऑफ रेडियस r1 प्लस r2 के इक्वल होना चाहिए ये डिस्टेंस। देखिए ये यहाँ पे सेंटर के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 0 माइनस ए, ठीक है, 0 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास अंडर द रूट करके डी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और रेडियाई आपके पास क्या है यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट शुड बी इक्वल टू r1 प्लस r2। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास ट्रू होनी चाहिए। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए अगर दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, क्योंकि होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इस तरह से हो जाएगा। फिर है ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनको अगर इस तरफ ले आएंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए क्या बचा यहाँ पे, 2c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी, ये आपके पास आ जाता है। 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाता है आपका। ठीक है, व्हाट यू लेफ्ट विथ, c इज इक्वल टू, c स्क्वायर कर देंगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा आपके पास, देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। फिर सी बी स्क्वायर, फिर अब सी से सी कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे आप दोनों तरफ तो क्या आएगा आपके पास, देखिए 1 इज इक्वल टू, या तो देखिए 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो आप तो सी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस फिर से सी आ जाएगा सी ओवर ए स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब सी को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर सी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब आप यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर। इसलिए देखिए आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आपके पास क्या आया यहाँ पे, क्लियर, आपने क्या फाइंड किया यहाँ पे, ये जो आपके पास आंसर आया वो किस तरह से आया, इसको आप कैसे लिख पाएंगे, सी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपके पास आया। फिर सी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको आप r1 प्लस r2 पुट करेंगे। ठीक है, वहां से आपके पास कंडीशन रिड्यूस होगी, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन इसका
इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एक बार कैलकुलेशन ढंग से करेंगे तो देखिएगा कहीं ये तो नहीं आएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन अगर करेक्ट करेंगे तो इनमें से ही कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट कैलकुलेशन एक बार नोटिस करना पड़ेगा। क्लियर? तो मेथड आपको पता होना चाहिए था, अदरवाइज यू कैन डू द कैलकुलेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इनमें से कौन सा होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहाँ पे होगा? जब आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे या 5 पुट करेंगे। तो देखिए वैसे तो अगर इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना हो वो भी किया जा सकता है, इट कैन बी वेरी लेंथी मेथड। 1 बाय 1 आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख सकते हो कि क्या आएगा। देखिए अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट आपके पास बन जाएगा 2 0 -2, और वहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 8 -3 5, 8 -9 -1। ठीक है? 8 -9 -1, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? 8 -27, 8 -27 आपके पास कितना हो जाएगा? 8 -27 आपके पास हो जाएगा -19। क्लियर? और वहाँ पर 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 12 -4 8 हो जाएगा, 12 -16 -4 हो जाएगा, 12 -64 आपके पास कितना हो जाएगा? 12 -64 करके -52 आपके पास आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से आप हर डिटर्मिनेंट को चेक करके, ठीक है, सारी वैल्यूज को चेक करके देख सकते हो कि किसके लिए 0 आ रहा है, और आप इनमें से एक ऑप्शन को इजीली टिक कर पाएंगे। ठीक है? या तो इस डिटर्मिनेंट को आप क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे, इसको 0 बना देंगे रॉस और कॉलम ऑपरेशन लगा के, या तो आप सिंपली वैल्यूज चेक करके आप इजीली इस आंसर को निकाल सकते हो। 1 से 2 मिनट इसमें लग जाएंगे आपके, लेकिन सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। सिर्फ डिटर्मिनेंट आपके चेक करने थे, लेंथी क्वेश्चन था, बट इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है? सॉल्व करने में बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 219। इसके जनरेटर्स का जो ऑर्डर कितने इसके जनरेटर होंगे ये आपको फाइंड करना है। देखिए अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप अगर आपके पास है, एनी साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, अगर उसका ऑर्डर जो है n है, ठीक है, तो उसके पास कितने जनरेटर होते हैं? उसके पास जनरेटर होते हैं जितने n के को प्राइम एलिमेंट्स होते हैं, फाई ऑफ n। ठीक है? फाई ऑफ n कैसे फाइंड करते हो आप? n को जो है ब्रेक करते हो आप। देखिए अगर आपके पास n जो है p1 रेज़ टू पावर r1, p2 रेज़ टू पावर r2, p3 रेज़ टू पावर r3 एंड सो ऑन, इस तरह से है pm रेज़ टू पावर rm। ठीक है? तो जो आपका फाई n होता है वो आप कैसे डिफाइन करते हो? फाई n आप डिफाइन करते हो, ठीक है, फाई ऑफ n, सॉरी n इंटू 1 ओवर, देखिए यहाँ पर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है? जो भी डिस्टिंक्ट फैक्टर की पावर कर दीजिए और डिस्टिंक्ट रखने चाहिए। तो 1 - 1 ओवर p1, 1 - 1 ओवर p2, जितने भी इसमें प्राइम्स आए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए 219 यहाँ पे बोला है और साइक्लिक ग्रुप है, तो 219 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21, 3 3 जा 39, सॉरी 3 3 जा 9, तो 73 इंटू 3 के इक्वल है ये। अब आपको पता होगा 73 एक प्राइम नंबर है, फर्दर आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, 73 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 इंटू 73 ये है। तो ये किसके ऊपर आपके पास आया? 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 73 रेज़ टू पावर 1। तो फाई ऑफ 29 आपके पास कितना आएगा? देखिए फाई ऑफ 219 आपके पास आएगा 219 इंटू, देखिए 1 - 1 ओवर 3। देखिए पावर से यहाँ पे जो मर्जी हो, जो आपके पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम है उनको आपने यहाँ पर रखना होता है, वहां से आपका फाई n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से 1 - 1 ओवर 73, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर आपका होगा 219 इंटू 2/3 इंटू 22/23। ठीक है? सॉरी 72 ओवर 73, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? 72 ओवर 73, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 73 आएगा, 73 से ये 73 कैंसिल हो जाएगा। 72 इंटू 2 आपके पास कितना होता है? 72 इंटू 2 144 होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके पास कितने जनरेटर होंगे? 144 जनरेटर होंगे। सिंपली आपने फाई ऑफ 219 फाइंड किया, इसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। दैट्स इट। साइक्लिक ग्रुप के पास हमेशा इतने ही जनरेटर्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज यू आर आस्क्ड टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड
y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किस तरह की कर्व है ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्योंकि x की इवन पावर है तो शुड बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दिस शुड बी दिस काइंड ऑफ पैराबोला, दिस काइंड ऑफ पैराबोला। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, इसको आप और कैसे लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2। तो दिस इज ऑफ द काइंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस 4ay। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है क्योंकि x की इवन पावर है तो y के अराउंड सिमेट्रिक होगा अगेन। तो x की क्योंकि इवन पावर है तो y के अराउंड सिमेट्रिक होगा। और इसका फोकस कहाँ पे आएगा, देखिए 0,2 पे, और डाउनवर्ड पैराबोला होगा ये। इसका फोकस वर्टेक्स जो होगा वो कहाँ पे होगा, 0,0 की बजाय इसका वर्टेक्स होगा आपके पास 0,2 पे। ठीक है, 0,2 कौन सा पॉइंट होता है आपका, x0 और y2 होना चाहिए। यहाँ पर इसका वर्टेक्स है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये जो दूसरी इक्वेशन है ये इस तरह के पैराबोला की है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। ठीक है, और एरिया बाउंडेड बाय इन दोनों से क्या हुआ, ये वाला आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए आप डबल इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस वाली स्ट्रिप को ले लीजिए, वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए आपको एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले dy लिखना पड़ेगा, फिर dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, dy लिखना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा, और लिमिट्स को जो है इन कर्व्स के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो, ये वाली स्ट्रिप अगर आप लेते हो, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया है, तो ये वाली स्ट्रिप लेते हो तो ये जो स्ट्रिप का लोअर एंड पॉइंट है ये y की लिमिट को बताता है, और अपर पॉइंट भी y की लिमिट को बताता है। लोअर पॉइंट में जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो y वेरीज फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों के, इनको आप फाइंड कर सकते हो। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिला, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपके पास माइनस 1 कॉमा समथिंग पॉइंट है, ये 1 कॉमा समथिंग पॉइंट है। क्योंकि आपको x की ही वैल्यू चाहिए थी तो x की लिमिट आप यहाँ पे -1 to 1 पुट कर सकते हैं। यही आपका जो इंटीग्रल होगा कैलकुलेट करके एरिया आ जाएगा। क्लियर है, इस इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए y के जो इंटीग्रेशन होती है वो तो y ही होती है, dy की इंटीग्रेशन। ठीक है, dy की इंटीग्रेशन y, सिर्फ लिमिट को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर से आपके पास लिमिट लगेगी -1 to 1। अब dx होगा क्योंकि dy वाले आपने लिमिट फाइंड कर ली है। ठीक है, यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए अब -1 to 1 है, ये तो लिमिट आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लिमिट जो है आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 0 नहीं होगी, सॉरी। तो 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, ये 2 कॉमन आपके पास आ जाएगा, -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपकी लिमिट है। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आती है x। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगी। क्लियर, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx x आ जाएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और x 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको करके फिर माइनस लगा आपके पास। ठीक है, माइनस है पहले, तो फिर इसको आप पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x³ / 3, तो 1/3 बाहर लिखेंगे। ठीक है, 1/3 बाहर लिखेंगे, और x³ जो होगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब करके 1 आएगा, -1 का क्यूब करके -1 आएगा, तो 1 + 1 अगेन 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 - 4/3, 4 - 4/3 हो जाएगा। 4 3 जा 12 होता है, 12 - 4 8 होता है, तो 8/3। तो ये जो आपका एरिया आएगा यहाँ पे ये 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर।
सिंपल आपने डबल इंटीग्रल का यूज करके सबसे पहले काम होता है आपका कर्व्स को पहचाना, कर्व कौन सी है, एरिया बाउंडेड कौन सा है, स्ट्रिप किस तरह से लेनी है। वर्टिकल स्ट्रिप ली तो लोअर जो था आपका लोअर कर्व से वेरी करेगा और अपर वाला जो है अपर कर्व से वेरी करेगा। तो वो आपने y की लिमिट्स रख दी, x की लिमिट जो है ये एंड पॉइंट्स आपने रख दिया। तो यहाँ से आपका एरिया इजीली आप डबल इंटीग्रल का यूज करके कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, वो 3 स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दी। स्टूडेंट के नाम क्या क्या है, ए, बी और सी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज हाफ एंड बी नॉट सॉल्विंग इज 1/4। ठीक है, ए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है और बी की 1/4 है। ठीक है, बी की जो प्रोबेबिलिटी कौन सी गिवन है, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, द होल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज 63/64। आप क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी को नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी के इक्वल पुट कर देंगे। देखिए ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम ये हो जाएगी आपके पास 1 - 1/2 हो जाएगी। और बी के पास तो गिवन ही है, बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी x है। ठीक है, सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को आप x मान लेंगे अगर, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 - x हो जाएगी। ठीक है, x क्या है, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। ये हमने क्यों लिखा है x इसको, क्योंकि सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी थी, उसी को आपने वेरिएबल मान लीजिए। अदरवाइज इसको x भी मान सकते थे, बट कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 63, तो नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 63/64। दिस इज 1/64। ये होगी प्रॉब्लम के नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो है आपके पास इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए कि इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी इंटू बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी इंटू सी के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रॉब्लम के नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी के भी द्वारा। ठीक है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। देखिए 4 to the 8 हो जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 8 8 जा 64, आपके पास कैंसिल होके 1 - x इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 जा 64 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 से 64 कैंसिल हो जाएगा। हियर यू गेट x इज इक्वल टू 1 - 1/8 मीन्स 7/8। ठीक है, तो c के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास, x, 1 - x क्या था, c के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी, x यहाँ पे c के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए आपका यहाँ पे 7/8 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फोकस ऑफ पैराबोला। ये आपके पास पैराबोला गिवन है, इसका फोकस फाइंड करने के लिए बोला है। सबसे पहले तो देखिए फोकस क्या होता है पैराबोला का। अगर y² इज इक्वल टू -4ax टाइप का पैराबोला है, ठीक है, तो ये किस तरह का पैराबोला होगा, पहले ये पैराबोला होगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड इट विल बी अ लेफ्टवर्ड पैराबोला। ठीक है, लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा और इसका फोकस होता है यहाँ पे आपका इसका फोकस आता है आपका -a,0 पे। ठीक है, इसका फोकस कहाँ पे आता है, -a,0 पे। ठीक है, जब ये -4ax है। अब इसको अगर उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर इसका जो वर्टेक्स है वो जो है आपके पास 0,x0,0 हो तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, x - x0 के फॉर्म में। और यहाँ पर अगर x0, y0 हो तो इसको इस तरह से आप लिख पाएंगे y - y0 स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax - x0। इससे आप कंपेयर कर देंगे उस इक्वेशन को, उसको कैसे लिखा जा सकता है, y - 0 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × 2 आपको करना पड़ेगा और x - 3 करना पड़ेगा। मतलब ये किस तरह का पैराबोला हुआ, जिसका जो वर्टेक्स है, मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो किस पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर x0 y0 पर था, इसके लिए यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 3,0 पर होगा। और फोकस कहाँ पे होता है, जो आपके पास a की वैल्यू आती है, यहाँ पर a की वैल्यू की जगह पर 2 है तो -a,0 होता है। ठीक है, -a,0 होता है, तो यहाँ पर आपके पास फोकस कितना आ जाएगा,
माइनस ए कॉमा जीरो की बजाय माइनस टू कॉमा जीरो। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे फोकस इसका कहाँ पे होगा, माइनस टू कॉमा जीरो पे इसका फोकस हो जाएगा पैराबोला का। क्लियर? देखिए ये आपका किस तरह का पैराबोला है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आपके पास डिस्टेंस होता है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ए की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस फोर इंटू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, एक्सिस पर देखते हैं, इसका वर्टेक्स देखिए कहाँ पर आएगा, वर्टेक्स इसके आपके पास कहाँ पे है, 3,0 पर इसका वर्टेक्स है। तो दिस पॉइंट इज 3,0, दिस इज 3,0 पॉइंट। ठीक है, और ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, मैंने कहा दिस इज लेफ्ट वर्ड पैराबोला। और ये जो ए पॉइंट है ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स होता है ए कॉमा पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये कौन से पॉइंट पे होगा, इसका ए। ठीक है, ये हमने कहा कि यहाँ पर ए की वैल्यू 2 आपके पास आती है, ए की वैल्यू 2 होगी तो 1 2 इस तरफ होगा फोकस। तो ये जो फोकस है एक्चुअली दिस इज एट पॉइंट 1,0। फिर इसका फोकस जो आएगा 1,0 पॉइंट पे आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स आपका क्या है यहाँ पे 3,0 और 2 डिस्टेंस पे था, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास 2 आई थी। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मास्टर कैडर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कंपटीशन गुरु के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, मास्टर कैडर इंग्लिश, मास्टर कैडर फिजिक्स एंड जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर नाउ। आप हमारे क्लासरूम कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज को इन नंबर्स पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।